हाय प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे होंगे। इस कामना के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि हम लोग 11th क्लास के जो इंट्रोडक्टरी यूनिट है उसके कुछ न्यूमेरिकल्स जहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव देख रहे थे, तो अभी ऑब्जेक्टिव कुछ बचते हैं। तो ये हमने पहले भी कहा आपको कि हमने ये जो ऑब्जेक्टिव हैं ये SL अरोड़ा बुक से लिए हैं और कोशिश करेंगे धीरे धीरे सभी बुक्स जितनी भी हैं हमारे पास, रिफ्रेशर्स हैं, NCERTs हैं, सबको प्रॉपरली हैंडल करें उनको। ठीक है, तो छोटा सा डिस्कशन आप देखते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। सबसे पहली बात जो है हमारे पास वो ये है कि ये कुछ जो ऑब्जेक्टिव हैं इनको देख लेते हैं हम लोग। ये आज का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारे पास वो ये है कि ये एक स्टेटमेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये एक बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ने दी थी। तो ये स्टेटमेंट है, द मोस्ट इनकम्प्रहेंसिव थिंग अबाउट द वर्ल्ड इज दैट इट इज कम्प्रहेंसिबल। दिस स्टेटमेंट वॉज मेड बाय द साइंटिस्ट। किस साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, दिया था? तो आप सबको पता, इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि वर्ल्ड बहुत बड़ा है और इस बहुत बड़े वर्ल्ड को समझने के लिए कुछ बेसिक लॉज को आप समझो तो आप पूरे वर्ल्ड को समझ सकते हो। तो इसका मेन मोटिव, इसका जो इसे कहते हैं अंतरल आत्मा, जो इसको स्टेटमेंट की यही है कि बड़ी विचित्र बात है कि इतना जटिल वर्ल्ड को हमने कुछ ला से समझ लिया। तो ये स्टेटमेंट जो किसने दी थी? क्या एरिस्टोटल ने दी थी, न्यूटन ने दी थी, गलीलियो ने दी थी, क्या आइंस्टीन ने दी थी? तो हम सबको बताया, तो इसका राइट आंसर एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था फिजिकल वर्ल्ड का मतलब है कि फिजिकल वर्ल्ड। तो राइट आंसर इसका क्या है? ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन की अगर हम बात करें तो एल्बर्ट आइंस्टीन एक बड़े यूनिक साइंटिस्ट, जैसे कहते हैं कि हमारे युग में, जहाँ हमारे युग से इसे कहते हैं कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जहाँ हमसे पहले, जिसे कहते हैं कि अगर कुछ साइंटिस्टों की बात करें तो जो वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स हैं वो उनमें से एल्बर्ट आइंस्टीन जी आते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में अगर हम बात करें तो एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कभी ब्रीफ में डिटेल में पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा जिस्ट देते हैं आपको कि एल्बर्ट आइंस्टीन जो है ये उलम एक बर्टमबर्ग जर्मनी में प्लेस है, वहाँ 14 मार्च 1879 को पैदा हुए थे। 6 वीक लेटर ही फैमिली के साथ मुनिच मूव कर गए थे, जहाँ उन्होंने अपनी स्कूलिंग की थी लिटपोल्ड जिम्नेजियम में। लेटर वहाँ से भी ये मूव इटली कर गए थे, वहाँ इन्होंने अपना एजुकेशन किया था ओरो में, स्विट्ज़रलैंड में। और 1896 में उन्होंने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल इन ज्यूरिच में एज ए ट्रेनिंग ली थी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टीचर्स की। 1901 को इन्होंने डिप्लोमा गेन किया था और स्विज की सिटीजनशिप को एक्वायर किया था। ही वॉज अनेबल टू फाइंड द टीचिंग पोस्ट, इनको नहीं मिली थी, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था एज ए पोजीशन टेक्निकल असिस्टेंट इन द स्विज पेटेंट ऑफिस में। 1905 को इनको डॉक्टरेट डिग्री मिला था। जब इन पेटेंट ऑफिस में जब ये स्टे कर रहे थे तो उन स्टे टाइम में स्पेयर टाइम जब मिलता था तो ये प्रोड्यूस करते थे मच ऑफ रिमार्केबल वर्क जो इनका था। और 1908 में इनको अपॉइंट किया गया था प्रिवेट डजेंट इन वर्नी में। प्रिवेट डजेंट लेक्चर होता है जिसको सैलरी नहीं मिलती, जो ट्यूशन फीस मिलती है वही मिलता है उनको, यानी कि परमानेंट मेंबर नहीं होता यूनिवर्सिटी का जब उसका, तो उनको जो सैलरी है वो सैलरी उनको नहीं मिलती, जो ट्यूशन फीस है वही मिलता है उनको। तो उन्होंने वर्न स्विट्जरलैंड में ये एक्सेप्ट कर लिया था। 1909 में वो प्रोफेसर बने थे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एट यूरिक में। 1911 में प्रोफेसर बने थे थ्योरेटिकल फिजिक्स के एट प्रॉग में। रिटर्निंग टू यूरिच हुए थे उनके कमिंग ईयर्स में। 1914 को ही वाज अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ द केसर वेलम फिजिकल इंस्टीट्यूट एंड प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। और ही बिकेम जर्मन सिटीजन। 1914 में सिटीजनशिप ली थी जर्मनी की और 1933 तक ये बर्लिन में ही रहे। व्हेन ही नॉन सिटीजनशिप कर दी थी बाद में पॉलिटिकल रीजन के कारण, फिर ये अमेरिका में चले गए थे और वहाँ प्रोफेसर ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स एट प्रिंसटन में उन्होंने वर्क किया। 1940 को उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप ले ली थी और 1945 में ये रिटायर हो गए थे। वर्ल्ड वार के समय
आइंस्टीन एक लीडिंग फिगर थे वर्ल्ड गवर्नमेंट मूवमेंट में। इनको ऑफर हुआ था प्रेसिडेंसी स्टेट ऑफ इजराइल की, लेकिन उन्होंने उसको डिक्लाइन कर दिया था। बाद में उन्होंने कोलैबोरेशन की थी डॉक्टर कैम वेजमैन के साथ और हिब्रू यूनिवर्सिटी जेरूसलम में स्टार्ट किया था। आइंस्टीन जो है वो उनका फिजिक्स की प्रॉब्लम में काफ़ी क्लियर आइडिया रहता था और उनको सॉल्व करने में बिजी रहते थे। ही हैड द स्ट्रेटजी ऑफ हिज ओन एंड वाज एबल टू विजुअलाइज द मेन स्टेजेस ऑन द वे ऑफ हिज गोल। he regarded his major achievement as mere stepping stone for the next advance। तो वो इसको यही मानते थे कि ये कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये आने वाले समय में काफ़ी कुछ नया ला सकती है। स्टार्टिंग में जो उनका साइंटिफिक वर्क था तो उन्होंने रियलाइज़ किया था कि जो न्यूटन मैकेनिक्स है उसमें कुछ इनएडिक्वेसीज हैं, और उसके बाद उन्होंने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कोशिश की थी जो उनके मैकेनिक्स में ला के कि जो उनको लगता है कि इसमें जो इनएडिक्वेसीज उनको पूरा किया जा सके लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ जोड़ के। तो उसके बाद उन्होंने क्लासिकल प्रॉब्लम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में और क्वांटम मैकेनिक्स को मर्ज किया था। ब्रोनिन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन किया था कि व्हाट्स द रीज़न, ऐसा क्यों है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को इन्वेस्टिगेट किया था लो रेडिएशन डेंसिटी के ऊपर, उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो उन्होंने फाउंडेशंस किया फोटॉन थ्योरी ऑफ लाइट का। अर्ली डे जब वो बर्लिन में थे तो आइंस्टीन postulated that the correct interpretation of special theory of relativity must be also furnished as a theory of gravitation। और 1916 में उन्होंने पब्लिश किया था अपना पेपर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिन्होंने नया आइडिया ग्रेविटेशन के बारे में दिया था। एल्बर्ट आइंस्टीन की हम बात करें तो ही वॉज द रिनाउंड, इसे कहते हैं कि साइंटिस्ट रहे हैं, और उनकी बाकी किसी से तुलना करें तो मुझे लगता है कि रेयर ही साइंटिस्ट मिलेंगे जिनसे हम उनकी तुलना कर पाए। जब उनकी रिटायरमेंट हो गई थी तो वो कंटिन्यू वर्क करते थे यूनिफिकेशन ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का, और अपोजिट अप्रोचेस को लगाते थे ज्योमेट्राइजेशन में, और मेजॉरिटी ऑफ फिजिक्स को समझाने की कोशिश करते थे। आइंस्टीन का जो रिसर्च है ऑफ कोर्स बड़ा है, लेकिन अगर हम उनको वन क्रॉनिकल्ड करें तो ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले उनका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 को आया। रिलेटिविटी इंग्लिश ट्रांसलेशन 1920 को 50 में आखिर में किया था। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने 1916 को दी थी, और इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑन थ्योरी ऑफ ब्रोनिन मोशन 1926 को दी थी, और एवोल्यूशन ऑफ फिजिक्स 1938 को। अमंग हिज नॉन साइंटिफिक वर्क्स उनमें अबाउट जीनोइज्म था, वाई बार 1933 में था, माई फिलोसफी 1934 में, आउट ऑफ माई लेटर ईयर्स 1950 में उन्होंने लिखी थी बुक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी अचीवमेंट्स हैं। और जैसे हमने कहा आपको कि एल्बर्ट आइंस्टीन को हम लोग आम इंसान या आम साइंटिस्ट के बारे में नहीं ले सकते। ही वॉज द यूनिक एंड वन ऑफ द बेस्ट माइंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ टिल डेट। सेकंड हमारे पास ऑब्जेक्टिव है कि द कंट्री विच अवार्ड द प्रेस्टीजियस नोबेल प्राइज, कि नोबेल प्राइज जो डिस्ट्रीब्यूट करती है आपको पता 6-7 श्रेणी में रहती है, तो वो कौन सी कंट्री है? तो ये स्वीडन कंट्री है। आप सबको जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो उनको पता है कि ये स्वीडन कंट्री है जो इस अवार्ड्स को हर साल बेस्ट जो अचीवमेंट्स होती हैं फॉर ह्यूमन काइंड जिसे कह सकते हैं मैन काइंड, तो स्वीडन में है। जो 5-6 श्रेणीज़ हैं जिनमें अवार्ड देते हैं, तो ये कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अवार्ड देते हैं। जो एल्फ्रेड नोबेल था जिसका ये ट्रस्ट है, उन्होंने डिज़ाइन किया था इंस्टीट्यूशंस को जो प्राइज़ को इस्टेब्लिश करें। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस जो होती हैं, ये नोबेल प्राइज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री में देती हैं। कोलिंस्का इंस्टीट्यूट फॉर द नोबेल प्राइज़ ये फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए अवार्ड देती है। स्वीडिश एकेडमी फॉर द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर में अवार्ड देती हैं, और एक कमेटी है 5 पर्सन्स की जिसको इलेक्ट करती है नॉर्वेजियन पार्लियामेंट, जिसको स्टार्टिंग कहते हैं, वो नोबेल प्राइज़ फॉर पीस देती है। 1968 में सेवरेजेस रिक्स बैंक इस्टेब्लिश करता है सेवरेजेस रिक्स बैंक प्राइज़ इकोनॉमिक साइंसेस के लिए इन द मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल। और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस was given the task to select the laureates in economic sciences starting 1969 में इनको स्टार्ट किया गया था। तो ये श्रेणीज़ हैं 5-6 यहाँ पे जो मानव कल्याण के लिए बेस्ट काम करते हैं। तो एल्फ्रेड नोबेल के जो मनी जो डायनामाइट बनाने के बाद उन्होंने मनी था, वो मनी का एक ट्रस्ट बनाया था, और ट्रस्ट ये डिस्ट्रीब्यूट करता है प्राइजेस को जो बेस्ट काम करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में, पीस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, है ना, तो लिटरेचर्स के लिए। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं जो इनको अवार्ड देते हैं, और जो भी इंसान यूनिक कार्य करता है मानवता के लिए, जी उनको एक प्राइज मनी और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है।
तीसरा हमारे पास है कि इंडियन साइंटिस्ट हु वन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो ये हमारे पास हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जेसी बोस, एस जे बाबा और एम एन शाह एंड सी वी रमन। तो हम सबको पता है डॉक्टर सी वी रमन को ये प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स में। और अगर हम इनके बारे में थोड़ा जानें तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो सी वी रमन सर हैं, ये सी वी रमन सर, इनका पूरा नाम जो है, ये इनका पूरा नाम है सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन। और इन्होंने वर्क किया 1930 को, इनको फिजिक्स में ये नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्होंने वर्क किया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ द इफेक्ट नेम्ड आफ्टर हिम, कि उसका इफेक्ट क्या होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। द डिफ्यूजन ऑफ लाइट इज एन ऑप्टिकल फेनोमेना विच हैज़ बीन नोन फॉर लॉन्ग टाइम, लेकिन इन्होंने प्रैक्टिकली उनको समझाने की कोशिश की थी, तो इस उपलब्धि में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास द मैन हु वन नोबेल प्राइज ट्वाइस इन फिजिक्स, कि वो कौन सा बंदा है इसको 2 बार फिजिक्स में प्राइज़ मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है। आइंस्टीन है, हाइजेनबर्ग है, फेराडे है, ये जॉन बर्डीन है, इनको ये प्राइज़ मिला था 2 बार, है ना। एक तो इन्होंने वर्क किया था, ट्रांजिस्टर बनाया था जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया था कंप्यूटर इंडस्ट्री को और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, और दूसरा यूनिफिकेशन ऑफ सुपर कनेक्टिविटी के ऊपर उन्होंने काम किया था। और इनके लिए समाज सदैव इनका ऋणी रहेगा। जॉन बर्डीन 23 मई 1908 को पैदा हुए थे, जनवरी 1991 को उनकी डेथ हो गई थी। ये अमेरिकन फिजिस्ट एंड इंजीनियर है। ही इज द ओनली पर्सन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स ट्वाइस, और ये अकेला बंदा है, इसको 2 प्राइज मिले हैं फिजिक्स में नोबेल प्राइज। फर्स्ट मिला था 1956 को विद विलियम शॉकले एंड वेल्टर ब्रेटेन के साथ, उन्होंने मेंशन किया था ट्रांजिस्टर। और दूसरी बार 1972 को विद लियोन एन कूपर एंड जॉन रॉबर्ट स्क्रिफर फॉर द फंडामेंटल थ्योरी ऑफ कन्वेंशनल सुपर कनेक्टिविटी, जिसको हम लोग VCS थ्योरी भी कहते हैं। बर्डीन, सी कूफर और एस फॉर स्कैफिर थ्योरी है, इसको हम मानते हैं कि कन्वेंशनल सुपर कनेक्टिविटी क्या है। तो इनको 2 बार फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला, और ये ऐसा करने वाले पहले इंसान हैं ज़मीन पे। नेक्स्ट है हमारे पास कि मैडम क्यूरी बोन नोबेल प्राइज ट्वाइस विच वर इन दी फील्ड ऑफ, किस फील्ड में मिले थे उनको। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है कि क्या फिजिक्स केमिस्ट्री में मिले थे, या केमिस्ट्री में मिले थे, या फिजिक्स में, या बायोलॉजी में। तो हमें बताया एक प्राइज़ उनको फिजिक्स में मिला था और एक मिला था उनको केमिस्ट्री में। ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। और मैडम क्यूरी की अगर हम बात करें तो मैडम क्यूरी बचपन से ही एक टीचर की बेटी थी, और बचपन से ही साइंस में इसको काफ़ी इंटरेस्ट था। पहला जो उनको अवार्ड मिला था वो अपने हस्बैंड के साथ मिला था, हाफ ऑफ द नोबेल प्राइज़ मिले के लिए 1903 में, हाफ इनके पति को मिली थी। स्पॉन्टेनियस रेडिएशन डिस्कवर की थी जो बेकेरेल है। और दूसरा इनको 1911 में मिला था, शी रिसीव्ड ए सेकंड नोबेल प्राइज दिस टाइम इन केमिस्ट्री इन रिकग्निशन ऑफ हर वर्क इन रेडियो एक्टिविटी में इन्होंने काफ़ी काम किया था। तो कभी डिटेल मिली तो हम इनके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको, क्योंकि शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट। नेक्स्ट है कि प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टीन गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज वर्क। तो हम सबको पता है कि जो नोबेल प्राइज़ है एल्बर्ट आइंस्टीन जी को, वो मिला था स्पेशल इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट से कहते हैं कि खोज थी, और इन्होंने उनको प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करवाया था। तो इनको ये नोबेल प्राइज़ मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। वो खुद हैरान थे कि मुझे इनमें क्यों नहीं मिला, और इनका वर्क इनमें भी काफ़ी जो इसे कहते हैं कि प्रशंसनीय था, लेकिन उनको नोबेल प्राइज़ मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय, हम सबको पता है कि जो वैल्यू ऑफ G होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है ना। और ये क्वेंडिश ने सबसे पहले डिटरमाइन की थी। और ग्रेविटेशन यूनिट जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है ये सब कुछ।
जो हमारे पास हेनरी क्वेंडिश ये नेचुरल फिलोसफर थे और साइंटिस्ट भी थे, who was the important experimental and theoretical chemist and physicist भी कहते हैं हम इनको। he is noted for his discovery of हाइड्रोजन को उन्होंने डिस्कवर किया था। इनफ्लेमेबल एयर भी हम कहते हैं। 10 अक्टूबर 1971 को ये पैदा हुए थे और 24 फरवरी 1910 को लंदन में इनकी डेथ हो गई थी। हाइड्रोजन को डिस्कवर किया था उन्होंने और ये पहले आदमी थे जिन्होंने उसकी वैल्यू को डिटरमाइन किया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट को। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय, तो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो सबसे पहले डिटरमाइन किया था मिलिकन ने, ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर है मिलिकन। इन्होंने अपना एक आइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट से इनको ये अवार्ड जो है मिला था। अगर हम बात करें मिलिकन की तो हिज अर्ली मेजर सक्सेस थी एक्यूरेट डिटर्मिनेशन करना चार्ज कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन, और यूजिंग एलिगेंट फॉलिंग ड्रॉप मेथड से उन्होंने ये प्रूव किया था। उन्होंने प्रूव किया था कि ये क्वांटिटी होती है वाज ए कांस्टेंट फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनमें ये कांस्टेंट क्वांटिटी में रहती है। और 10 डेमोन्स्ट्रेटिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी का है इन्होंने उनको प्रूव करने की कोशिश की थी और उनको डेमोन्स्ट्रेट किया था बेसिकली कि ये ऐसे जो है वर्क करता है, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास कि जे डी वेंडरवाल डिस्कवर्ड इक्वेशन ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स। ही वाज, ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो हम सबको पता है कि ये एक डच साइंटिस्ट थे। ये वाज ए डच साइंटिस्ट और इनकी जो इक्वेशन ऑफ गैस एंड लिक्विड्स है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। और जॉन डेड्रिक वेंडरवाल वाज द डच थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एंड थर्मोडायनामिस्ट थे, फेमस फॉर हिज पायनियरिंग वर्क ऑन द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर गैसेस एंड लिक्विड्स। वेंडरवाल स्टार्टेड हिज करियर एज ए स्कूल टीचर, और इन्होंने सबसे पहले, क्योंकि वहाँ उस वक्त एडवांस नहीं थी इतनी साइंस, तो सब ने जो है अपना कंट्रीब्यूशन जो है इस तरीके से दिया कि आने वाली जनरेशन उनकी हमेशा ऋणी रहेगी। ये छोटा सा इंटरेक्शन था हमारा। नेक्स्ट जो कुछ ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि और बढ़िया तरीके से आपको इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दें, ताकि आप बढ़िया तरीके से इनको फॉलो करें और कोशिश करें, हेल्प करें, अपना योगदान दें जिसका न्यू डिस्कवरीज एंड न्यू डेवलपमेंट में। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल लाइंस के लिए, हम पूरी कोशिश करते हैं उनके लिए बेटर तरीके से। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि हम लोगों का ये अर्नेस्ट एफर्ट है कि जो लोग जहाँ पे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल सकती, हम उनकी हेल्प करें और कोशिश करें कि वो अपना जो मेटल है, जो उनका क्लेवर है, वो अपने बेस्ट तरीके से कर पाएँ। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें फिजिक्स बाय गुरदीप हिंदुस्तानी एंड शेयर करें वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे जब भी हम न्यू वीडियो को अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें, सबसे प्यार करें और डेडिकेशन से अपने